नोटबंदी के वजह से फर्टिलाइजर खरीदने में जो दिक्कतें हो गई नोटबंदी के बाद, बहुत से लोगों को बीज नहीं मिला, फर्टिलाइजर नहीं खरीद सके। उसके वजह से किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन जब यहाँ पर एक पेश किया गया, वहां पर सोइंग का एरिया ज्यादा बढ़ गया है पहले से भी, ये उनका कहना है। सोइंग का एरिया ज्यादा बढ़ने से फसल ज्यादा आती है ऐसा नहीं है। वक्त पे फर्टिलाइजर होना, बारिश भी होना, मौसम भी ठीक रहना, उसी के बाद ही प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसी में भी, उसीलिए तो मैंने ये आंकड़े दिए। इनके जमाने में वहां भी ग्रोथ नहीं है, एग्रीकल्चर में, कृषि में ग्रोथ नहीं है। और उसके बाद एमएसपी नहीं प्लीज, एमएसपी और जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट। अरे आप बैठिए भाई, आप बैठिए। अरे प्राइम मिनिस्टर मैडम मेरी बजट और धन्यवाद प्रस्ताव दोनों मिक्स करके बोलो। हाँ नहीं, जो उन्होंने कहा, देखिए नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वो क्योंकि जी बोलिए मगर बजट और धन्यवाद प्रस्ताव दोनों मिक्स कर रहे हैं। नहीं मिक्स की सवाल नहीं, जो किसानों की बात कर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या पैसा रखा, कितना रखा, उसका कितना खर्च हुआ, ये बता रहा हूँ। तो मैं बजट के जब इनका बजट ही उसमें दर्शाता है ना। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कंपेयर कीजिए पिछले 4-6 साल का और इस वक्त का, उसमें भी कमी है। और जो लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए जिस किसान को, उसमें भी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ। तो इसके वजह से किसान उसमें भी परेशान है। तीसरी चीज, अब आपको तो अगर मैं कहूंगा तो फिर वो उठ जाएंगे। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 के आंकड़े, और अब तक तो नहीं मिले, लेकिन अब 15 के दिसंबर एंड तक जो भी 1 अप्रैल तक आज 8,000 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 के मुकाबले में 42% ज्यादा है। और मराठवाड़ा में 4 महीने में ही 400 लोगों की आत्महत्या हुई किसानों की। तो ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरों को एक तरफ दोषी बना रहे हैं और हमको एक आपने वो नहीं किया, ये नहीं किया, हम पर एक एलिगेशन करने की कोशिश डॉक्टर शर्मा जी ने कहा। अब कम से कम ये जो बहुत से जिलों में ड्रॉट है, लेकिन ड्रॉट के वजह से हम सरकार के सामने, और ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद जो किसान परेशान थे, तो उसके लिए हमने अपील की कि कम से कम किसानों का कर्जा माफ करो। तो क्योंकि हमारे जमाने में तो 72,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। अब कम से कम आप उन किसानों के कर्जा माफ कीजिए जो परेशान हैं, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में है, और आपके सामने उनके मेमोरेंडम है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, कोई उन किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। उसके बजाय आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर 3 महीने तक कोशिश किए ड्रॉट के बारे में चर्चा करने के लिए, और लेटर के ऊपर उन्होंने लेटर लिखा, उनको टाइम नहीं मिला। आखिरी में 1 दिसंबर में एक टाइम देकर सुना गया, लेकिन अब तक साहब 1 पैसा भी नहीं आया। अब तक 1 पैसा भी नहीं आया। तो आप बताइए, क्या किसानों की हिफाजत ये लोग करेंगे? क्या उनके हित के लिए काम करने वाले हैं? अगर उनके हित के लिए काम करना है तो पैसे रिलीज करना चाहिए था।
जल्द से जल्द बुला लेना चाहिए था, उस रिपोर्ट के ऊपर एक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। और इसके बारे में वीरेंद्र सिंह जी क्यों नहीं बोले मैं नहीं जानता। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए मैं पहले से बात करने की कोशिश किया और पूरा सदन यहां पर बात करने के लिए बड़े आतुर थे, लेकिन लास्ट सेशन में इस नोटबंदी पे बहस नहीं हुई। हम ये चाहते थे मैडम, क्योंकि बाहर एक परसेप्शन ऐसा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सदन में नोटबंदी के बारे में चर्चा ही नहीं हुई और चर्चा विरोधी पक्ष के लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये संदेश भेजा गया। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके सामने तो हम एडजर्नमेंट मोशन लाए, तो हमने ये कहा कि रूल 56 के तहत ये एडजर्नमेंट मोशन को आप मान लीजिए और चर्चा के लिए हमको सुविधा कर दीजिए। तो सरकार अड़ी रही, ये नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ, आज हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने और एक रूल 184 के तहत फिर चर्चा के लिए आपके सामने आए। उस इश्यू पे भी उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई, उसको भी वो तैयार नहीं थे। 184 भाई हमने दिया था, तुम ऑफर की बात नहीं, मेरी बात। हाँ, तो ये जो 184 में उसका भी नहीं हुआ। उसके बाद हम आपसे अपील की कि आप किसी ना किसी रूल्स में हमको चर्चा के लिए, उस वक्त भी उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। तो ये चीजें जो है, हम तो चर्चा के लिए तैयार थे और तैयार है, और आज हम बताना चाहते हैं कि कौन सी कमियां उस नोटबंदी के प्रोग्राम में या स्कीम में थी, उसके लिए हम जनता को बताना चाहते थे इस सदन के माध्यम से। अब नोटबंदी तो होकर कम से कम 86-87 डेज हो गए और 8 नवंबर को रात में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज से ये कागज के टुकड़े, इसका कोई महत्व नहीं है, आप कल से कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 500 और 1000 के नोट ये एक कागज के टुकड़े हैं, इसको कोई कीमत नहीं। तो आप सोचिए मैडम, इसका मैसेज देश के गरीब जनता में क्या गया होगा और बाहर के देशों में क्या गया होगा। और यहां तक कि बहुत से इकोनॉमिस्ट, सारे इकोनॉमिस्ट इसको अपोज किए। वो बोले ये ठीक नहीं है, आपको अगर काला धन निकालना था तो रास्ते बहुत है आपके पास, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप कर सकते थे, लेकिन आपने किसको सजा दी? 86.5% करेंसी विड्रॉ करके रिजर्व बैंक में या बैंकों में सिर्फ 3.5 यानी 13.5% आप पैसे रखकर लोगों को तंग और तबाह कर दिए। लोग क्यों में ठहरे? कम से कम 110 लोग मर गए, 125 लेट है। यानी देश में, किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि अपने ही पैसे लाने के लिए, अपने मेहनत के पैसे निकालने के लिए, अपने ही जो रोजी रोटी के लिए रखे हुए पैसे, उसको आप रद्दी के टुकड़े, कागज के टुकड़े बोलकर कह दिए। लाइन में ठहरे हुए लोग कम से कम 125 लोग मर गए। कम से कम एक श्रद्धांजलि इस हाउस में, या नहीं कम से कम प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा एक नोटबंदी का स्कीम लाया
तो उसके वजह से इतने लोगों को तकलीफ हो गई। मैं माफी चाहता हूं। देश को माफी तो चाहना, आप लोगों से माफी तो मांगना चाहिए था। आप माफी तो मांगना चाहिए था। भाई मैं अच्छे नियत से ये लाया हूं, अच्छे काम के लिए लाया हूं, लेकिन इसके वजह से आपको जो तकलीफ हो गई, इतने लोग जो मर गए, तो इसीलिए मैं दुखी हूं और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपने नहीं कहा, अभी भी माफी मांगना चाहिए कम से कम। इसीलिए एक से ये जो 500 और 1000 के नोट को आपने निकाला और कम से कम आज लोग इतने परेशान हैं और हर जगह लोग, आज किसान हो, मजदूर हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो यहाँ पर बहुत से लोग काम करते थे, वो छोड़ कर अपने गांव को जा रहे हैं। और उसीलिए तो नरेगा में जिस जगह 2 करोड़ 50 लाख हाउस होल्ड काम करते थे, आज वहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग नरेगा में जाकर फिर काम कर रहे हैं। तो मैं बताना यही चाहता था, अगर आपको करना ही था तो आप इसकी तैयारी क्यों नहीं की? आप जितने नोट आप निकाल रहे हैं उसको तैयारी करके, उतने नोट की तैयारी करके कर सकते थे। आपको वो करना छोड़ दिए। और एटीएमआर में जो एटीआर में पैसे रखने के लिए जो बॉक्स तैयार करना था, वो भी आपने नहीं किया। और बगैर तैयारी से आप जो काम किया, इसके वजह से इस देश की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ गई और जीडीपी का ग्रोथ भी 1% से घट रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका आपने लोगों को दिया। इसके वजह से लोग परेशान हैं। और आपका मकसद ये था, क्या मकसद था कि 3 मकसद के लिए आपने इसको नोटबंदी लगाया था। एक, काला धन बाहर आने के लिए और फर्जी नोट बाहर लाने के लिए, आतंकवाद को फाइनेंसिंग जो होती है टेररिस्ट को, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये 3 चीजों को, और करप्शन के लिए। लेकिन ये तीनों चीजें, क्या काला धन बाहर है? क्या फर्जी नोट कितने हैं? आपके जो राज्यसभा में क्वेश्चंस, जेटली साहब को जो प्रश्न डाला गया था, स्टार्ट क्वेश्चन, उसमें आपने कहा कि यह जो करेंसी है, फेक करेंसी, इस देश में 0.002%, यानी केवल 400 करोड़, यानी 18 लाख करोड़ करेंसी में 400 करोड़ सिर्फ फेक करेंसी आपने कहा। तो ये आप ही के वक्तव्य है राज्यसभा में। और यहां पर फेक करेंसी बंद करने के लिए, टेररिस्ट को रोकने के लिए, काला धन बाहर निकालने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं, काला धन कितना बाहर निकाले? और रिजर्व बैंक हमेशा 8 दिन को एक फिगर देता था। अब उनकी भी बोलनी बंद हो गई, क्योंकि आप बेचारे वो भी परेशान है। उनको मालूम ही नहीं नोटबंदी कब हो रही, कहां हो रही, कैसा हो रहा है। क्योंकि ये निर्णय जो लिए वो प्रधानमंत्री जी अकेले लिए, वो अपने कैबिनेट को भी कंसल्ट नहीं किए, अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को कंसल्ट नहीं किए, और आरबी फाइनेंस मिनिस्टर को भी कंसल्ट नहीं किए। उन्होंने सिर्फ, अरे मैडम इनको मौका मिलेगा जवाब देने यस खड़गे जी, मैडम इनको मौका आप बैठिए। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार किसी को विश्वास में लेके ये काम नहीं की, इसीलिए ये स्कीम फेल हो गई।
क्योंकि पहले तो ये कहे थे कि मैं 15 लाख रुपए हर एक के जेब में बाहर का पैसा लाके, जो काला धन है बाहर का काला धन लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा, ये उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले। और ये जुमला अब 15 लाख लोग पूछते हैं समझकर 7 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि लोग भूल जाना वो 15 लाख। तो इसलिए नोटबंदी, इसीलिए कैशलेस इकोनॉमी। अरे आप कितना करेंगे साहब? एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ अगर बोलते गए तो ये क्या? तो आपने ये किया, फिर उसके बाद अपने कौन, अब हम ये चाहते हैं कि कितने लोग काला धन रखे हैं उनका नाम अब दीजिए, 500 करोड़ के ऊपर, और कितने। अरे मेरा मंत्री रहो, तुम्हारा किसका? मैं क्या तुम्हारे पास एप्लीकेशन लेके आ रहा हूं? उसको रोको बस। अरे he can't, मैडम, मैडम स्पीकर, मैं प्रधानमंत्री जी के पास या जेटली साहब के पास उनका एप्लीकेशन लेके नहीं गया था। आपको कानून के मुताबिक जो एक्शन लेना है लीजिए। मैं आपके लोग इससे भी ज्यादा है, और आप चंद लोगों को ही इसके बारे में लीक आउट करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीदे। आप बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदे, राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदे बीजेपी के नाम से, और चीफ मिनिस्टर आप खरीदे हैं, और चंद इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार। प्लीज कंप्लीट करके। नहीं, आपने पार्टी का भी समय दिया, देखिए बिहार में, प्लीज वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, हर जगह इन्होंने प्रॉपर्टी किया। 7-8 तारीख से पहले 1 महीने के अंदर जो कुछ इन्होंने किया, सरकार का इशारा उनको था, इसीलिए उन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। और बड़े बड़े अपने जो फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी ये इत्तला दिया गया। मैं देख लूं। तो ये भाई, ये हम खड़गे जी अब तो मैडम स्पीकर, नहीं मैडम स्पीकर, मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख पढ़ा, उस लेख में उन्होंने ये कहा, प्लीज कंप्लीट। तो 3 चीजों के लिए नोटबंदी की जाती है या करेंसी को बदलाया जाता है। तो इसमें एक तो है हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रेट्स लाइक 15%, इंडिया हैड 5%। आपकी पार्टी से दूसरा स्पीकर नहीं तो बोल नहीं पाएगा मैडम। नहीं, मैं बोलिए। नहीं, आप कम से कम अब तो दो। 1 महीने से हम लड़ रहे हैं इसी में, 1 महीना इसी में गया। जब बात करने ठहरते हैं, इस पे राशन मत लगाइए मैडम, राशन नहीं, कम से कम इसको जरा राशन मत लगाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रेट्स लाइक 15,000%, इंडिया हैड ओनली 5%, एक होना। दूसरा, इफ काउंटरफीट करेंसी इज सब्सटैंशियल इन नंबर एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इन 10 लाख पीसेस इंडिया हैड ओनली 70 पीसेस। और उसके बाद तीसरा, if it is rarely used primarily by criminals and smugglers. In India, 500 and 1,000 rupees notes are used by the common man and even by the poorest sections of the society. Evidently, none of these conditions were applicable in India. फिर इसके बावजूद भी आप कर दिए। और क्यों लगाने लगे? लोगों को, लोग मर गए और जो बहुत से लोग बीमार हो गए, इसकी सारे जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री जी लेना चाहिए। और आरबीआई, जब कमेटी वालों ने पूछा, और आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, मैं भी देखा हूं, सुना हूं, आरबीआई के गवर्नर ने भी ये कहा
कि उनको मीटिंग करने के लिए 7 तारीख को कहा गया। जिस रिजर्व बैंक गवर्नर के पास 10 डायरेक्टर्स या 11 डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें से केवल 2 डायरेक्टर वहां पर थे। 2 ही डायरेक्टर को मिला के नो आई एम टेलिंग दैट सी मैंने ये कहा मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर में आया और कमेटी के सामने भी उन्होंने ये कहा कि 7 तारीख के दिन उनको मीटिंग, 7 तारीख के दिन मीटिंग बुलाने के लिए उनको कहा। मैंने सुनिए, ये फैक्ट है। और 7 तारीख के दिन उन्होंने मीटिंग बुलाया। उन्होंने जो सरकार ने कहा वो उन्होंने माना। फिर उनकी जो बातें थी वो 8 तारीख को कन्वे किया गया और 8 तारीख को अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। 8 तारीख को बुलाने के बाद ये सारी चीजें मीडिया में भी आए, मीडिया रिपोर्ट, ये उनको इनकार करने दो। और 8 तारीख को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया और रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिए। सब कुछ हुआ, सब मैडम, सब प्लीज अनंत कुमार, मैडम स्पीकर, ये सब कुछ हुआ 24 घंटे में। मीटिंग भी हो गई, कैबिनेट मीटिंग भी हो गई। प्राइम मिनिस्टर रात के 8 नवंबर को रात के 8 बजे अनाउंस भी किए, ये 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े हैं, कल से काम नहीं आएंगे। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं साहब, आप 8 तारीख को कागज के टुकड़े कहे। जब कानपुर में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, फिर क्यों पुराने नोट दिए आप? मैं पूछता हूं, आप पुराने नोट कंपेंसेशन के रूप में दिए। एक तरफ को रात को इसको कागज को टुकड़े कहते हो, दूसरे तरफ कंपेंसेशन पुराने नोट में देते हो। तो ये है, अगर इसके, अरे आप अपनी बात में कहोगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करके वो सदन के सभापति पर रखे। वो कैबिनेट डिसीजन से लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन से लेकर के हर चीज के बारे में खड़गे जी ने जो गुमराह किया पूरा सदन को और पूरा देश को, और सच्चाई से वाली बात जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो किया। वो सभी दस्तावेज सदन के सभापति उनके पास कुछ तथ्य नहीं है, और वो जो समितियों का जिक्र कर रहा है, वो कोई समिति का बैठक अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया है। मैडम दिस इज खड़गे जी, नाउ प्लीज कंप्लीट। मैडम स्पीकर, तो ये है, मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि जो आप कहते हैं उसमें कुछ कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बहुत कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। मैं 5-10 मिनट लूंगा बस। तो मैडम स्पीकर, तो स्पीक, we can speak. What about the rules of the business? What about the rules of the business? मैडम, नो मैडम स्पीकर, मैडम स्पीकर, ये मेरा एक अकेला का कहना नहीं है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि उन्होंने कहा मोन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड लूट, लीगलाइज्ड प्लंडर ऑफ द कॉमन पीपल। और रेड्डी ने, जो वो भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा
इट इज लाइक गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जो VY रेड्डी, उन्होंने, विच इज सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन आवर इकोनॉमी is under threat and it is a national problem which has to be addressed as a national problem. अमृता सेन, जिसके लिए अमृता सेन जो वेस्ट बंगाल और हमारे नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर, उन्होंने ये कहा एट वन स्ट्रोक, मैडम आप सुनने, एट वन स्ट्रोक the move declares all Indians, indeed all holders of Indian currency, as possibly crooks unless they can establish they are not. ये किसने कहा? हमने नहीं कहा, ये तो इकोनॉमिस्ट ने कहा, और जो जिनको दुनिया मानती है ऐसे लोग। और लॉरेंस समर्स, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन्होंने कहा वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट, सुनिए जरा, वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट दैट दोज विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इल गॉटन गेन डू नॉट होल्ड देयर वेल्थ इन कैश बट इंस्टेड हैव लॉन्ग सिंस कन्वर्टेड इट इनटू फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड, बिटकॉइन्स and some other store of value. So it is petty fortunes, not the hugest and most problematic ones that are being targeted. यानी अमीर लोग तो सोने में, हीरे में, घर में, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए। और प्रणब सेन, ये भी एक बहुत बड़े चीफ स्टैटिस्टिशियन और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 45% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नियरली 80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिसरप्शन ऑफ दिस लिक्विडिटी कैन बी वेरी कॉस्टली इंडीड बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इक्विटी। इससे ग्रोथ नहीं होगा और इससे नुकसान होगा और 80% से ज्यादा लोगों को इसका इफेक्ट होगा। तो ये उन्होंने कहा, हमने नहीं। उसके बाद स्टीव फोर्ब्स, इन्होंने कहा, चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ फोर्ब्स मीडिया, व्हाट इंडिया हैज डन इज कमिटेड ए मैसिव थेफ्ट, इंडिया हैज डन इज कमिटेड ए मैसिव थेफ्ट of people's property without even the pretense of due process. He wrote, in this was a shocking move for a democratically elected government. हमको तो विश्वास में लेने की बात और, लेकिन अपने कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया, ऐसी चीजें कर बैठे। दुनिया के हर इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छा काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। और अभिजीत बनर्जी क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा, आई नेवर अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट फॉर वन, वाई इंट्रोड्यूस ₹2000 नोट्स। भाई 1000 और 500 के आप निकाल रहे हैं, तो आप क्यों 2000 के नोट क्यों निकाल रहे हैं? छोटे 56 इंच का सीना, और सीने के पीछे मैं बताना चाहता हूं, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए जिसके लिए राष्ट्र समर्पण की भावना हो।